नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम हल करेंगे इस वीडियो में अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर वर्ष 2020 विषय गणित, और ये है सेट 5 MZ। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। और हाँ, ये वीडियो हम हल कर रहे हैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए, एक एक करके देखिए कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है, कहाँ प्रश्न संख्या डालना है, और ये बाकायदे हल करते समय तभी आपको पता चलेगा जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, तब अच्छे से सब बातें क्लियर हो जाएंगी। निर्देश हमें प्रश्न पत्र में ज़रूर पढ़ना है पूरे के पूरे, उसके बाद ही प्रश्न पत्र हल करना स्टार्ट करना है। और हाँ, ये जो प्रश्न संख्या 1 होती है, ये होता है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, सब के सब। तो इनको हल करने के लिए आप सीधे टिक कर सकते हैं यदि आंसर पता है तो, नहीं भी पता है तो इनको बाद में भी कर सकते हैं। खैर, यहाँ हम हल करके पूरा दिखा रहे हैं, और एक हम वीडियो सेपरेट अलग बनाएंगे जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए यदि नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है अलग से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएंगे जिनसे यदि जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं पढ़ने में वो पास हो सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए हल करते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है का, यानी प्रश्न संख्या 1 का कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें संख्याएं दी गई हैं 15, 18, 24, ये संख्याएं दी गई हैं। तो इनका लासा ज्ञात करना है। तो देखिए, लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनको हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, तो 15 तो कटेगा नहीं, तो एज इट इज लिखेंगे। फिर 18, तो यानी 2 नंबर 18, और 24 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। फिर 12 अभी 2 से कट जाएगी तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 15 कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा 6 बार। फिर अभी 2 से कटेगा तो 15, 9, जिनमें भाग नहीं जाता उनको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो 3 आ गया, 3 से काट लेते हैं, तो 53, 15, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक, अब एक बार 3 से और काट लेते हैं, 5, 1, 1, और 5 से एक बार फिर 5 एकम 5, यानी ये कट गए। तो यहाँ पर देखिए लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर हो जाएगा जितने क्या कटा, 2 गुणा फिर 2 गुणा फिर 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा ये 5। अब इन सबका करा लेते हैं गुणा। देखो पहले हम 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, और 3 तिरका 9, यानी 9 चौको 36, यानी कितना हो गया 360। यही इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए इसका खा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो हम पहले तो ये बहुपद जो है ना, इसको लिख लेते हैं। बहुपद दे रखे हैं हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब देखो शून्यकों का योगफल पूछा है, तो सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर ये होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो बस इसी में रख देना है हमें मान। तो x का गुणांक देखिए कितना है, 5, तो अब साइन माइनस है तो -5, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो बस यही हो जाएगा आंसर। तो अब अगला नंबर। अब देखिए अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो यानी ये बिंदु जो है हम लिख लेते हैं बिंदु 3,4, ठीक है, कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ पर मूल बिंदु ये होते क्या है, यानी 0,
जीरो, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ये होते हैं 0,0 से दूरी। तो अब देखो ये हो गया ये इसको हम मान लेते हैं x1, ये y1, ये क्या हो गया x2 और ये y2। तो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बस हम लगा देंगे अंडर रूट, क्योंकि एक नंबर का सवाल है हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमेशा सूत्र यही हमें लगाना है। तो अब देखिए x2 यहाँ पर क्या है 0, माइनस x1 3, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 0 है, माइनस y1 4 है, तो इनका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, देखो 3 का वर्ग, अब देखो 0 में 3 घटाएंगे 3 ही बचेगा, यानी तो -3 का वर्ग यानी 9, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, और 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इधर लिखे देते हैं बराबर अंडर रूट ये 25, ठीक है। तो 25 मतलब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 5, और ये मात्रक या इकाई हमें ज़रूर लिखना होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। पहला ये हमने बनाया त्रिभुज इस तरीके से ABC, नाम दे रहे, देखो इसको A, इसको B, इसको C। अब आगे क्या कहा है ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी ये जो D है ये BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BD, यानी BD त्रिभुज इधर को मिलाने से तो बन नहीं सकता, ठीक है, यानी ये यहाँ पर ऐसे इधर ही आया होगा, तो इसको नाम दे देते हैं E, ठीक, यानी ये मध्य बिंदु है। तो जितना ये होगा उतना अनुपात उतना ये होगा। मान लेते हैं कि ये भुजा क्या एक अनुपात अगर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो एक ये वाला भी होगा, ठीक। तो अब ये और ये देखिए BD और ABC दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो एक ये वाली भुजा भी होगी और एक ये इधर वाली भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अब देखो दोनों त्रिभुज हैं समबाहु, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। इसलिए ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के, क्योंकि यदि त्रिभुज समबाहु हैं तो वो हमेशा समरूप होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो जब ये समरूप हैं तो इससे एक कंडीशन लागू होती है कि इनके संगत भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा भुजाओं की। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के। अब देखो संगत भुजा कौन होगी, AB की संगत भुजा हम कह सकते हैं BD, ठीक है ना, कुछ भी ले लें कुल मिलाकर के AB और BD। तो AB का स्क्वायर बराबर बटे होगा BD का स्क्वायर। अब देखो चित्र से हमें समझ में आ रहा होगा, तो AB का मान कितना है, AB का देखिए ये 1 + 1 यानी 1 + 1 इनका होल स्क्वायर बटे BD देखो पूरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 1 यानी 2 का स्क्वायर बटे 1 बराबर
4/1। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आ गया 4/1। तो इसलिए ये हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 4/1। यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला नंबर। अब जो अगला सवाल है वो कह रहा है, अंगा नंबर कह रहा है 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45 बराबर है, और हमें विकल्प दिए हैं। तो चलिए हम हल करके आपको बता रहे हैं। तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 - tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर tan² है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अपान 1 + tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 1 - 1 बटे 1 + 1, 1 से 1 कट गया तो बचेगा कितना, 0, और यही 0 आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, तो यही आंसर है 0। तो अगला नंबर देखिए। अब देखिए जो अगला नंबर है 4 नंबर, कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया, थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 3, और वह थैलों में काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ऐसे में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 5 × 3 = 8। ठीक, 8 गेंदें हो जाएंगी। तो अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, कह रहा है यदि एक लाल गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी लाल गेंद निकाली जा रही है, तो लाल गेंद के होने की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो हम लिख सकते हैं लाल गेंद के होने की प्रायिकता बराबर, यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, लाल गेंदों की संख्या यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो लाल गेंदें कितनी है, 3। ठीक है, तो सूत्र हमेशा एक ही लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम यानी लाल गेंद के अनुकूल कितने हैं, 3, यानी तो 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो अब अगला नंबर सवाल देखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। इसमें भी हमें क्या सभी खंड हल करना है, और इसमें भी 4 खंड दिए हैं, का खा गा घा तक। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे जो भी सवाल हल कर रहे हैं, प्रश्न किसका, दूसरे का, यानी 2 का नंबर करने जा रहे हैं। तो ऐसे डालेंगे 2 का। ठीक, और इधर लिखेंगे हल। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए सवाल क्या है, कह रहे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक बार 5 आएगा। तो ये सवाल बड़ा ये समझने वाला है। ठीक है, तो अब देखो एक पासा है, तो हम यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितने आएंगे। तो ये देखिए कुल परिणाम बराबर, अब मेन बात, एक पासा में कुल कितने पटल होते हैं, 6। ठीक है, यानी 6 होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक बार उछाला जा रहा है तो 6 की घात 1 होगा, 2 बार उछाला जाए 6 की घात 2, 3 बार तो 6 की घात 3, इस तरीके से ये चलेगा। तो यानी 2 बार उछाला जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 की घात 2, यानी बराबर 36। तो अब ये परिणाम क्या आएंगे, तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो यहाँ 5 कम से कम एक बार आए, यानी तो अब इसमें हम गिनेंगे कि 5 कितने बार है।
ठीक है। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक। 6 तो ये हो गए। अब इधर ये देखिए 5 वाली लाइन 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। इसको तो गिनेंगे क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा, तो ये 11 बार कुल 5 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 के अनुकूल, ठीक है। इस तरीके से लिख लें, अनुकूल परिणाम, या 5 आने के अनुकूल कुल परिणाम लिख सकते हैं। कितने होंगे? अभी गिना हमने 11, ठीक। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम बराबर कितना है? 36। ये तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कम से कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? यानी सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हैं? 11 बटे कुल कितने हैं? 36। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का खा, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है चित्र में डी ई समांतर बी सी है, भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10.8 सेंटीमीटर तथा सी ई बराबर 8.1 सेंटीमीटर, ठीक। ये मापें दी गई हैं। तो सवाल देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कहा डी ई समांतर बी सी, तो हम लिख लेते हैं डी ई समांतर बी सी, ठीक है। चूँकि डी ई समांतर बी सी, जब ये समांतर दे दी गई, यानी ये भुजा ये और ये समांतर है, तो यानी इनका ये भुजा जब समांतर होती है तो ये भुजा क्या करती है, यानी डी इनको यानी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इससे ये होगा क्या, या हम लिख सकते हैं ए डी अपान बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपान सी। तो अब देखो ए डी का मान हमें पता ही नहीं है, तो ए डी को ए डी ही रखेंगे, अपान बी डी का मान है 10.8 बराबर ए ही है 2.7 बटे ये है 8.1। तो अब देखो इसको काटना है, 27 कम 27, 27 है 81, ठीक। तो अब इसका गुणा हो जाएगा इधर, तो इधर बचेगा क्या ए डी, तो ए डी का हमें मान ज्ञात करना, तो 10.8 का इधर गुणा हो जाएगा 1 में, तो ये आ जाएगा 10.8 बटे 3। तो अब देखो 3 से इसमें भाग चला जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा देखो 3 तिरका 9, 3 अब दशमलव लगाएंगे, 1 बचा तो वो हो गया इधर तक 18, यानी 3.6 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का गा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ये कह रहा है साइन 52 साइन 38 माइनस कास 52 कास 38 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये सवाल लिख लेंगे, साइन 52 का साइन 38 माइनस कास 52 कास 38, ये सवाल लिख लिया। अब देखो ऐसे हल नहीं कर पाएंगे ना, ये इनके मान होता है ना कुछ, तो इनको किसी एक को 90 माइनस थीटा के पद में हम बदल लेते हैं, ठीक है। तो साइन 52 को ऐसे ही रखा, साइन 52। अब साइन 38 को बदल लेते हैं, तो साइन 38 को हम अगर बदलें कास 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन 90 माइनस इसको कर लें यदि ऐसे, साइन इसको 90 में से चेंज कर लेते हैं, तो साइन यानी 90 में कितना घटाएं कि 38 बचे, यानी तो 52 लेस कर दो, तो 52 और माइनस का इधर ये कास 52 ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और कास 38 को बदले ले रहे हैं,
तो इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 52। ठीक, तो अब देखिए साइन 52 इंटू साइन, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा का मान है 52, तो 52। ठीक, माइनस cos 52 पहले से ही लिखा है, और इंटू cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 52। तो अब देखो साइन 52 साइन 52 cos 52 cos 52, तो ये पूरे पूरे ऐसे कट गए प्लस माइनस के, तो आया कितना 0, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखेंगे अंतिम नंबर इसका घा। और देखिए पहले में हमने 1 का गा लिख दिया था, जबकि 2 का गा है। अब देखिए प्रश्न 2 का घा। 2 का घा कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें 15वां पद ज्ञात करना है। जो श्रेणी दे रखे हैं तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी कितनी है, 21, 18, 15 और डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अब इसमें देखिए इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, हम लिख सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर कितना है 21। अब सार अंतर को स्मॉल टी से लिखते हैं, तो स्मॉल टी बराबर क्या होता है, बाद वाले पद में पहला पद घटा देते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं 18 माइनस 21, तो बराबर आएगा माइनस का 3। ठीक, अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां, यानी ए 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हमें पता चला कि n बराबर कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो सूत्र लगा दो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का n माइनस 1 इंटू टी, बस रख दो मान। तब ए एन का मान कितना 15 है, 15 ज्ञात करना है, तो 15 बराबर ए का मान देखिए यहाँ पर 21 है, तो 21 प्लस एन का मान 15 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से 21, अब देखो प्लस 15 में गया बचे 14 इंटू माइनस का 3, इनका गुणा करा दो तो ये आएगा 21 माइनस का 14 था 42, तो 21 में 42 घटाओ तो बचेगा कितना, माइनस का 21, यानी ए 15 बराबर यही आ गया 21, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला नंबर अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का। और ये जो तीसरा प्रश्न है ये 2 अंक का सवाल होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा जो सवाल होते हैं 2 अंक के होते हैं, 5वां 6वां 4 अंक के, 7वां 6 अंक का होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, और हाँ कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट ज़रूर करिए। तो अब देखिए ये का नंबर कह रहा है यदि 241/4000 बराबर 241/2 इंटू 5 तो m और n के मान ज्ञात कीजिए, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। और आगे कहा भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेंगे जो दिया है, क्या दिया है 241/4000 बराबर 241/2 इंटू 5 ठीक है, ये दिया है। तो अब कहा है तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो m और n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4000 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इधर कर लेते हैं 4000 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना, अब देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 बचे इधर तो 5 25, फिर 5 से 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। तो जब अभाज्य गुणनखंड हुए
तो ये आ गए, इसको हम लिख सकते हैं 241 बटे 4000 को देखो 1 2 3 4 5, 5 की घात यानी 2 की घात कितनी है 5 इंटू 5 कितने बार है 3 बार, तो 5 की घात 3 बराबर 241 बटे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक, तो अब क्या करें, अब हमें m और n का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा काम है, इनकी तुलना कर देते हैं। तो हम क्या करें, तुलना करने पर, चलो तुलना करो, तो यहाँ से m का मान कितना आएगा 5, m बराबर 5 कामा n बराबर यानी 5 की घात कितनी है 3 है, तो n बराबर 3, 2 की घात 5 था तो m बराबर 5 आ गया, ये हो गया। और आगे कहा है कि बिना भाग प्रक्रिया किए इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो तब हम क्या करेंगे, तथा, अब देखो दशमलव प्रसार के लिए क्या करेंगे, यहीं से हम लिख लेते हैं तथा। अब ये कितना है 241 बटे 4000 था, तो हम पहले तो 4000 लिखेंगे बराबर, इसको अब देखो 4000 को क्या लिख सकते हैं 241 बटे 4000 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, 2 की घात 5 और गुणा 5 की घात 3, ऐसे लिखा जा सकता है। अब 241 बटे 2 की घात 5 गुणा, अब देखो इधर 5 की घात और 2 की घात हमें बराबर कराना है दोनों की, अगर 2 की घात 5 है तो 3 की भी 5 की घात भी हमें 5 ही लाना है। तो इसमें हम क्या करें, 5 की घात पहले तो 3 लिखा, अब देख रहे हैं इसमें घात कितनी कम है, 2 घात कम है, इसमें 5 है तो 5 ये 2 कम है, तो ऊपर नीचे क्या करें 5 की घात 2 से करा दो गुणा, 5 की घात 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 241 गुणा 25 बटे, ये हो जाएगा 2 की घात ये 5 समझना है ना, तो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इनका आपस में कराओ गुणा, तो देखो 25 से कम 25 की 5, फिर 25 चौको 100, 100 और 25 100, नहीं 100 और मतलब 2 102 हासिल 10, तो 25 दून 50 10 60, ठीक है, इतना हो गया। अब बटे ये कितना हो जाएगा, अब जब आधार पर नहीं देखिए बराबर हो तो गुणा करने में क्या है घातें जुड़ती है, लेकिन यहाँ आधार बराबर है नहीं और दोनों की घातें सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, दोनों की घात 5, तो ये कितना हो जाएगा 60 25 बटे 5 दूना 10 की घात 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 25 बटे 1 2 3 4 5, यानी 10 की घात 5 है, यानी 1 के बाद 5 जीरो, तो अब हम दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.060225। अच्छा, यही आंसर भाई क्यों आया, तो देखिए नीचे कितने जीरो थे 5 जीरो, तो इसलिए दशमलव भी 5 अंक पर ही लगेगा, तो 06025 ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ये समझ में आया होगा। तो अगला नंबर देखिए, अब देखिए जो अगला नंबर है वो कह रहा है कह रहा किसी समझौते का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 योग 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को देखिए पढ़िए पहले, ठीक। तो हम यहाँ पर प्रथम पद को ए लिखते हैं, तो ए बराबर हमें दे रखा है 5, ठीक। और अंतिम पद को एल से स्मॉल एल से लिखते हैं, तो एल बराबर दे रखा है 45। और कहा है पदों का योग, पदों के योग को हम लिखते हैं एस एन, तो एस एन बराबर है 400। तो कहा है पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क और सारवंतर, यानी सारवंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं, तो डी बराबर भी हमें हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करें भाई, देखो हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता है, एक तो अंतिम पद पता है और एस एन पता है,
तो अंतिम पद का सूत्र लगा दें और एस एन का लगा दें। तो अंतिम पद यानी एल बराबर, सूत्र क्या होता है, जब हमें एस एन का मान पता हो, ठीक है, तब हम लगा देते हैं सूत्र सीधे n/2 इंटू ए प्लस का एल, ये सिंपल, ठीक। तो अब देखो एल का मान कितना है 45 बराबर n तो पता नहीं है, तो n/2 इंटू ए का मान कितना है 5, ए है 5, ठीक, प्लस का एल है 45। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा ये सूत्र, देखिए हम बिल्कुल गलत लिख गए थे, जबकि यहाँ होता है एस एन बराबर, ठीक है, जब हमें एस एन दिया हो और अंतिम पद और प्रथम पद पता हो तो और एस एन भी दिया हो तो एस एन बराबर सूत्र ये सीधे लगाते हैं n/2 ए प्लस एल, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए एस एन का मान कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 बराबर इतना। तो अब इनको क्या करो, 400 बराबर n/2 इंटू इनको ऐड करो तो आएगा 50, 50 से हमने इसको काटा तो ये आ गया 25, ठीक। तो 25 अब इधर बटे में आ जाएगा, यानी इधर कितना बचेगा n बराबर 400/25। तो अगर हम देखें तो 25 चौको 100, तो 4 चौको 16, यानी n बराबर यहाँ से आ गया 16, n बराबर 16 आ गया भाग देने पर। तो अब हमसे पूछा है डी, तो डी कैसे निकालेंगे, तो अब हम ये एस एन बराबर हमें पता है तो दूसरा वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ कहेंगे पुनः एस एन बराबर, सूत्र होता है ए प्लस का, नहीं, तो एस एन बराबर दूसरा सूत्र ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसमें रख देंगे मान, तो एस एन का मान देखिए यहाँ कितना है 400, तो 400 बराबर n का मान ये निकल कर आया अभी अभी 16, तो 16/2 इंटू 2 इंटू ए का मान है 5 प्लस का n का मान ये 16 आया है, तो 16 में एक घट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू डी का मान कितना आया है, अच्छा डी का तो मान ही निकालना है ना, तो 15D लिख सकते हैं ऐसे। तो इससे काटा तो ये आ गया 8, तो 8 को इसके बटे में भेज दो, तो ये 400/8 बराबर इधर से 2 पंचे 10 प्लस का 15D ये आएगा। तो 8 का 8, 8 पंचे 40, 50 बराबर 10 माइनस का 15D। तो 10 को इधर ले आओ तो ये प्लस का है, तो इधर बचेगा 15D बराबर 40, भाई 10 इधर आए घट जाएगा, तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 40/15, 5 से काटो 5 × 15, 5 × 40, यानी ये D बराबर आ गया 8/3। तो ये n बराबर 16 और D बराबर 8/3, यही होगा इस सवाल के आंसर। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। तो हमें एक रेखाखंड दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये बना लेते हैं रेखाखंड, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी। अब इस रेखाखंड के बिंदु जो हैं वो कौन से हैं, -3, 10 और अगले के हैं इधर 6, -8, ये हो गए। और कह रहा है इनको, इस रेखाखंड को, ये बिंदु हैं -1, 6, -1, 6, इसके निर्देशांक हम मान लेते, यानी ये इस बिंदु को P मान लेते, P के निर्देशांक ये हो गए -6। तो इन ये बिंदु जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको m मान लें, इसको n मान लेते हैं, यानी m/n में ये विभाजित कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए m/n के अनुपात में
अनुपात में विभाजित, और हाँ अंतः कहे तो हमें प्लस वाला सूत्र लगाना है, और कुछ भी ना कहे तो भी प्लस वाला सूत्र ही लगाना है। तो अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु, अब इसको कौन विभाजित कर रहा है, ये बिंदु P, यानी P के निर्देशांक क्या होंगे, यानी x, y। तो यहाँ से ये x का मान हो गया ये हमारा, यहाँ से हम पेन बदल के लिख लेते हैं, यानी ये जो पहला मान होगा इसको x कहेंगे और दूसरे को ये y कहेंगे। बराबर क्या होता है, बनेगा सूत्र m इंटू x2 प्लस n इंटू ये x1 अपान m प्लस n, कामा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपान m प्लस n। तो अब देखो ये सूत्र हमेशा याद रखिए। अब यहाँ से m1 m2 क्या होगा, m तो ये हो गया और n ये होगा। अब यहाँ से x1, ये x1 और ये y1 होगा, इसको मानते हैं x2 और इसको y2। इस तरीके से मान लिया। तो अब देखो रख देते हैं मान। तो देखो x का मान कितना है, -1, तो इसको रख सकते हैं -1 कामा y का 6 बराबर m तो m है ही, तो m इंटू x2 का मान देखिए यहाँ है 6 प्लस का n इंटू x1 का मान है -3 बटे m प्लस n ये होगा, कामा m इंटू y2 का मान है देखो यहाँ से -8 प्लस n इंटू y1 का मान है यहाँ से ये 10 बटे m प्लस n। अब देखो दोनों ही m प्लस n है, ठीक है। तो और m और n का ये अनुपात हमें निकालना है, तो किसी एक को हम बराबर करा लें, चाहे 6 को इसके बराबर या -1 को इसके बराबर। तो हम इसी को इसके एक बराबर करा लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, अब देखो -1 बराबर 6 का m में गुणा, तो 6m -3n बटे नीचे क्या होगा m प्लस का n, इसका गुणा कराओ तो m का पहले -1 में तो माइनस का m, n का -1 में तो माइनस का n बराबर क्या हो जाएगा इधर से 6m -3n। तो m वाले पद एक तरफ कर लो, n वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो 6m को इधर लाते हैं तो माइनस का m माइनस का 6m बराबर इधर से माइनस का 3n और n इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का n। ठीक, तो देखो 6 7 यानी ये हो जाएगा -7m बराबर -2n। तो ये कटे। अब क्या करूँ, 7 को इधर भेज दो, n को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा m अपान n बराबर 2/7। तो इससे ये पता चला m अनुपात n बराबर क्या आ गया 2:7, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक, तो देखिए अंतिम नंबर सवाल घ। अब जो 3 का घ नंबर है वो देखिए क्या कह रहा है। वो कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन। ठीक, तो ये लिख लेंगे प्रत्येक घन का आयतन बराबर दे रखा 343 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें पहले तो पता होना चाहिए कि प्रत्येक घन की भुजा क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो यही लगा देते हैं सूत्र। घन का
आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है। तो घन का आयतन हमें दे रखा है 343, ठीक है। 343 बराबर भुजा कितनी, ए माना है तो ए क्यूब हो जाएगा। तो इसका ले लो घनमूल, तो ये आ जाएगा 343 होता है 7 का घन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब बराबर ए क्यूब, इस तरीके से। तो घात से घात ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए बराबर आ गया 7, ठीक, सेंटीमीटर। ए आ गया। अब देखो क्या कहा है, अब देखो यहाँ 343 घन सेंटीमीटर है। फिर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ये घन है, यहाँ पर एक हम ये देखो ऐसे घन बना रहे हैं, ठीक, ये इतना बड़ा, ठीक। इसको थोड़ा और इधर से बढ़ा देते हैं। अब देखो इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, एक घन बना। अब दूसरा घन भी बनाया जा रहा है। तो वो कैसे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, इसको थोड़ा और ऐसे बढ़ाया यहाँ, और इसको ऐसे मिलाया, इसको थोड़ा आगे ऐसे और बढ़ाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ये इस तरीके से ये बन गया घन। यानी अब देखो पहले घन था, घन से बना घनाभ। तो ये इतनी भुजा कितनी है, 7 थी, तो 7 ये भी हो गई, ठीक। लेकिन 7 ये रहेगी और 7 ये, और 7 ये भी तो रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो परिवर्तन है वो केवल आया लंबाई में। तब हम क्या कह सकते हैं, तब घनाभ की, यानी ये जो परिणामी घनाभ हुआ इसकी भुजाएं बराबर की, भुजाएं या विमाएं, विमा लिखते हैं, ठीक है। विमाएं क्या हो जाएंगी, यानी एल, लंबाई को कहते हैं एल, एल बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। और यानी बी यानी चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। और एच, एच भी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। अब बस इसी में रख दो मान। तो 2 × L का मान है देखो 7 × 7 = 14, 14 × B का मान है 7, प्लस का इसका B का मान देखो 7 है, इंटू H का मान भी कितना है 7, प्लस का H का मान फिर 7 है, इंटू L का मान है 14। इन सबको करा दो गुणा। तो 4 × 98 प्लस 7 × 49 प्लस 4 × 98। तो इन सबको हम कर लेंगे ऐड। तो 2 इंटू देखो 8 8 16, 16 9 25 की 5, फिर 9 9 18, 18 4 22, 22 2 हो गए 24। अब इनका करा दो गुणा। तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 की 0, और 2 चौको 8 1 9, 2 दूना 4, 4 सौ 90। और ये काय में थे सब वहाँ पे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है ना। तो बस यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो सवाल बचे हैं अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।